स्वागत है दोस्तों आप सभी का डिजिटल मैथ्स क्रांति में। आज हम आपके सामने लेके आए हैं सातत्य और अवकलनीयता, जो कि चैप्टर नंबर 6 है। ये 12th क्लास की जो सबसे महत्वपूर्ण यूनिट है कैलकुलस, उसका बेस है। तो आज के इस लेसन के अंदर हम कवर करेंगे सातत्य को। सातत्य को कवर करने वाले हैं। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कंटिन्यूअस इस एक्सरसाइज में बेसिकली हम करेंगे क्या कि हमें कोई फंक्शन दिया होगा, उस फंक्शन की हमें जांच करनी होगी कि जो फंक्शन है वो सतत है या फिर वो असतत है। सतत या असतत जांच तो हम बाद में कर लेंगे, पहले हमें इसके बारे में पता होना चाहिए कि सातत्य होता क्या है ना। तो बेसिकली हम इसको समझने के लिए आपको ग्राफ के माध्यम से बता देते हैं कि जैसे हम एक अगर ग्राफ लें और उस ग्राफ के अंदर किसी भी फंक्शन को ड्रा करें, तो हम फंक्शन को ड्रा करते समय करते क्या हैं कि उस फंक्शन f(x) फंक्शन के अंदर हम इस x का इनपुट देते हैं, x का इनपुट देते हैं और हमें y मिलता है, यही करते हैं। तो जैसे हम x का इनपुट देंगे और हम इस ग्राफ के अंदर उस फंक्शन को ड्रा करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे एक ग्राफ बनेगा। जैसे हम यहाँ पे कोई भी फंक्शन ड्रा कर लेते हैं, जैसे मान लो ये एक हमने कोई भी लाइन ड्रा कर दी या कर्व ड्रा कर दिया। इस कर्व को ड्रा करते समय हमने ये ध्यान रखा कि जैसे हमने ये ड्रा किया तो हमें पेन को कहीं भी उठाना नहीं पड़ा। जैसे यहाँ से हमने स्टार्ट किया तो ये यहाँ तक बिल्कुल कंटिन्यूअस रहा। तो बेसिकली यही मतलब है सातत्य का कि किसी भी फंक्शन को हम किसी स्पेशल एक पॉइंट पे या फिर किसी अंतराल में अगर उसका जो ग्राफ है वो कहीं भी टूटता नहीं है तो उसको हम कंटिन्यूअस कहते हैं। जैसे एक दूसरा ग्राफ हम ड्रा करें, मैंने ये ग्राफ ड्रा किया, जैसे ये यहाँ तक गया, अब ये यहाँ टूट गया और हमने आगे ये यहाँ से चालू हो गया। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन कोई हमने लिया, ये जैसे यहाँ तक ड्रा होने के बाद हमें यहाँ पेन को उठाना पड़ा और आगे फिर ड्रा किया। इसका मतलब ये वाला जो आपका फंक्शन है ये डिसकंटिन्यूअस है, असंतत है, और ऊपर वाला जो आपका संतत है। ठीक है, तो दोस्तों यही मतलब है सातत्य का। अब ऐसा तो संभव नहीं है कि जो भी फंक्शन हमें दिया है उन सारों के ग्राफ हम जानते हैं। मान लिया कि हम कुछ फंक्शनों के ग्राफ जो है वो जानते हैं, जैसे sin x का ग्राफ है 0 पे 0 होता है, π/2 पे 1 होता है, तो वो ऐसे करके ऐसे जाता है, फिर नीचे आता है, ऐसे ऊपर नीचे होता रहता है। हम कुछ फंक्शनों के जो ग्राफ हैं वो जानते हैं। x का ग्राफ हम जानते हैं किस प्रकार से होता है ना। लेकिन ये दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि हम सारे जितने भी फंक्शन दिए हैं उन सारे फंक्शनों के ग्राफ को जो है हमारे लिए जान पाना संभव नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करें, सातत्य की जांच किस प्रकार से करें, तो उसके लिए हमें यहाँ सहायता करने वाली है लिमिट। हाँ दोस्तों, लिमिट। ये लिमिट हमें बताएगी कि दिया गया फंक्शन जो है वो सातत्य है या नहीं है। लिमिट को हमने क्लास 11वीं में भी अध्ययन किया था। हम जानते हैं कि दो तरह की लिमिट होती हैं, एक लेफ्ट हैंड लिमिट और दूसरी राइट हैंड लिमिट। बिल्कुल इन्हीं दोनों लिमिट का यूज करके हम फंक्शन की कंटिन्यूअसता को
चेक करेंगे। तो कैसे करेंगे, इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल से जो क्वेश्चन है वो इजीली हमें समझ में आ जाता है। तो हम यहाँ कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने कोई फंक्शन ले लिया f(x), इस प्रकार से डिफाइन है कि x लेस देन 0 हो तब उसकी वैल्यू -1 है, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तब उसकी वैल्यू 1 है। ये दोस्तों हमें एक फंक्शन दिया हुआ है। अब इसको हम पहले इधर ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ग्राफ की सहायता से समझ लेते हैं कि ये फंक्शन हमें क्या बताना चाह रहा है। तो हमने यहाँ पे एक्स वाई अक्ष ले ली, एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश। तो फंक्शन हमें क्या कह रहा है कि x लेस देन 0, जब x का मान 0 से छोटा है तो फलन का मान जो है -1 है। मान लिया कि यहाँ 1 है, ये -1 है, और ये 2 है, ये -2 है, इधर 1 2 -1 2। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि ये जो आपका फंक्शन है, इस फंक्शन के अंदर जब x की वैल्यू 0 से नेगेटिव है, 0 से कम है, यानी कि इस तरफ है x का मान। अब यहाँ पे x का जो इनपुट है हमारा वो कुछ भी हो सकता है, यानी कि r हो सकता है। इसका जो डोमेन है, डोमेन वो इसका r हो सकता है, ठीक है। कोई भी इनपुट अवेलेबल कराया जा सकता है, 0 से कम वाला कोई भी। तो 0 से कम जब हम इनको इनपुट देंगे तो इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, ये -1 से इधर ये इस प्रकार की लाइन आएगी। और जब हम x का जो मान है वो 0 के बराबर या 0 के बड़ा रखेंगे तो इसका मान आने वाला है +1। तो ये +1 यहाँ से इस प्रकार से लाइन हमें ग्राफ मिलने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे क्योंकि 0 भी इंक्लूड है इसके अंदर, तो ये पॉइंट जो है वो साथ में इंक्लूड होगा 0 वाला। और इसके अंदर x लेस देन 0 के अंदर जो ये -1 वाला पॉइंट है ये इंक्लूड नहीं है। तो इसको हम ऐसे सर्किल से बना देते हैं ताकि हमें ध्यान रहे कि ये एक इनइक्वालिटी है, इसके अंदर 0 इंक्लूड नहीं है। तो इस ग्राफ को आप देख के पता लगा सकते हो कि हमने ये दोनों ग्राफ बनाने के लिए यहाँ से पहले ड्रॉ किया और इधर ड्रॉ किया। तो दोनों को ड्रा करने के लिए दोनों पॉइंट जो है वो हमें पेन को उठाना पड़ा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फंक्शन दिया हुआ है ये फंक्शन हमारा संतत नहीं है, फंक्शन हमारा कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है। ये तो हमने दोस्तों ग्राफ की सहायता से पता लगाया। अब हम इसी चीज़ को लिमिट की सहायता से पता लगाते हैं। तो लिमिट हमने क्लास 11वीं के अंदर देख रखी थी कि अगर हमने लेफ़्ट हैंड लिमिट निकालनी है तो हम कैसे लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, अगर हम सबसे पहले अब ये यहाँ 0 देखो, ये 0 हमने क्यों लिया है, क्योंकि ये ग्राफ हमारा ये 0 पे जो है वो ब्रेक हो रहा है। तो हम इसकी सातत्य की जांच जो है वो 0 पे करेंगे। हालांकि क्वेश्चन देते समय हमें ये दिया रहता है कि x बराबर 0 पर सातत्य की जांच करो, ये हमें दिया रहता है। अगर हमें ये नहीं भी दे रखा है तो भी हम यहाँ देख सकते हैं कि x लेस देन 0 पे ये -1 मान है, x ग्रेटर देन इक्वल टू पे 1 मान है। तो इसकी संभावना जो है वो 0 पे टूटने की, ग्राफ कहाँ टूटने की संभावना है, 0 पे है। तो हम 0 पे इसकी जांच करते हैं, इसलिए लिखते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, और ये हमारा फंक्शन f x ये हमारा फंक्शन है। इसको हम क्लास 11वीं में कैसे लिखते थे, लिमिट यहाँ ले लेते हैं h टेंड्स टू 0
और ये आ जाता है f0 माइनस h। ठीक है, इस प्रकार से लिखते हैं। यहाँ जो h टेंड्स टू 0 होता है तो यहाँ 0 आ जाता है, या फिर अगर ऐसे हो लिमिट h टेंड्स टू अगर a हो तो यहाँ पे आ जाता है fa माइनस h, ऐसे आता है। तो ये बात आप लोग अच्छी तरह से जानते हो दोस्तों। तो हम इसका मान निकालने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। अब फंक्शन हमें यहाँ पे क्या हो रहा है कि f में से h जो है वो कुछ कम हो रहा है, तो ये ऊपर वाली जो इनइक्वलिटी है ये आएगी। फंक्शन का मान क्या आने वाला है, -1। तो लिमिट h टेंड्स टू यहाँ पे आ जाएगा आपका मान 1, वो भी माइनस का। तो आंसर हमारे पास क्या आया, -1। अब हम इसकी अगर ये साइड नहीं है, ये लिमिट है, राइट हैंड लिमिट निकालें तो लिमिट हम लिखेंगे x टेंड्स टू 0 प्लस, और ये f(x) लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस h। इसका मतलब क्या है कि 0 में कुछ ऐड हो रहा है तो ये नीचे वाला इसका 1 मान आएगा, तो आंसर मिला 1। तो हमारे यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट ये है। अर्थात जब दोनों लिमिट जो हैं वो अपनी इक्वल नहीं हैं तो फंक्शन हमारा क्या हुआ, असंतत हुआ, असंतत फंक्शन हुआ। तो क्या दोस्तों, अगर ये दोनों इसका हम अपोजिट कर दें कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट अगर हो जाए, ये हो जाए, तो क्या फंक्शन जो है अपना फंक्शन सतत हो जाएगा। चलो पहले इसका पता लगाते हैं, ठीक है। तो हम एक यहाँ पे दूसरा एग्जांपल लेते हैं। हमने यहाँ एक दूसरा फंक्शन लिया f(x) और उसको इस तरीके से डिफाइन किया कि जब x इक्वल टू 0 है तो फंक्शन का मान 1 है, और x नॉट इक्वल टू 0 है तो फंक्शन का मान -1 है। चलो हम देखते हैं, इसका ग्राफ बना के देखते हैं। तो ग्राफ हमें मिलेगा इस तरीके से xo x डैश yo y डैश, ये 1 -1। अब देखेंगे x बराबर 0 है तो ये पॉइंट मिलेगा हमें 1। इसको मैं थोड़ा अलग पेन से कर देता हूँ। ये पॉइंट मिलेगा हमें 1, और जब x नॉट इक्वल टू 0 है तो हमें ये पॉइंट मिलने वाला है, यानी कि यहाँ से माइनस की तरफ जाएंगे तो ये लाइन मिलेगी, और प्लस की तरफ जाएंगे तो ये लाइन मिलेगी, ये -1 पे, है ना। तो देखो दोस्तों, इस ग्राफ को ड्रा करते समय हमें माइनस की तरफ जाते हुए ये हमारा पेन चला, और फिर हमें उठाना पड़ा, फिर x बराबर 0 पे हमें ये पॉइंट लगाना पड़ा, और फिर x की पॉजिटिव वैल्यू के लिए हमें फिर पेन यहाँ से ऐसे ड्रॉ करना पड़ा। तो ग्राफ के अंदर हम देख सकते हैं कि ये जो फंक्शन है हमारा क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, यानी कि ये फंक्शन हमारा अभी भी क्या है, असंतत है। तो लिमिट की सहायता से इसको देखें। लिमिट में हम देखते हैं, पहले अपने इसकी लेफ़्ट लिमिट निकाल लेते हैं, लेफ़्ट हैंड लिमिट। लिमिट को लिखने का एक दूसरा भी तरीका है दोस्तों। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि लिमिट x बराबर 0 पे अपने जांच कर रहे हैं तो ये ऐसे लिख सकते हैं कि 0 - 0, और अगर हमें लिमिट
x बराबर a पे जांच करनी होती तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि लिमिट, बाईं लिमिट लिखना चाहें तो a माइनस 0। तो मैं इसको इसी तरीके से लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ ये जो पहले वाला 0 है ये x बराबर 0 की वैल्यू है, और बाद वाला जो 0 है वो जो अपने h0 करते हैं वो है, ठीक है। तो अब मैं इसको इस तरीके से लिख करके कर रहा हूँ। लेफ्ट लिमिट निकाल रहे हैं अपने f 0 माइनस 0, तो इसकी लिमिट लेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस 0। अब 0 से कुछ कम हो रहा है, सॉरी ये 0 नहीं आएगा, ये h आएगा, क्योंकि इस दूसरे वाले 0 को अपने क्या कर दिया है, इस दूसरे वाले 0 को h ले रहे हैं, तो यहाँ पे ये आ जाएगा आपका 0 माइनस h। अब 0 में से कुछ h, यानी h यहाँ पे क्या है, एक बहुत ही सूक्ष्म वैल्यू है जिसका मान बहुत कम है, यानी कि 0 में से बहुत कम वैल्यू को अगर माइनस कर दिया जाए तो हमें ये मिलने वाला है ना, यहाँ से वैल्यू मिलने वाली है। तो वैल्यू हमें क्या मिलेगी, लिमिट के अंदर हम वैल्यू रखेंगे तो हमें मिलने वाला है लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन की वैल्यू हमें मिलेगी -1। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू हमारे पास आ गई -1। अब हम राइट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालते हैं, तो इसको लिखेंगे 0 प्लस 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन 0 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0। हमें फिर यहाँ पे 0 में कुछ प्लस हो रहा है, इसका मतलब नॉट इक्वल टू 0 वाली कंडीशन यूज होगी, तो ये आएगा -1 और ये मिला हमें -1। तो दोस्तों यहाँ हमने देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर आ गई राइट हैंड लिमिट के। तो दोस्तों ये क्या हुआ, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों आपस में इक्वल आने के बाद भी हमारा जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस है, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि अभी हमने ग्राफ के अंदर देखा था कि इस फंक्शन का जो ग्राफ है वो हमारा डिसकंटिन्यूअस है इस x बराबर 0 वाले पॉइंट पे। लेकिन लिमिट को हमने देखा तो लिमिट हमारे पास दोनों इक्वल आई। इसका कंक्लूजन हमारे पास निकल के ये आया कि किसी फंक्शन को कंटिन्यूअस होने के लिए दोनों लिमिट लेफ़्ट और राइट दोनों लिमिट इक्वल होने के साथ साथ यहाँ पे जो आपका फंक्शन दिया हुआ है उस फंक्शन की जो वैल्यू है, यानी कि x बराबर 0 पर कर रहे हैं तो f0 का मान भी उनके साथ क्या है, इक्वल होना चाहिए। तीनों का मान जब आपस में इक्वल होगा, यानी कि जिस पॉइंट पे अपने जांच कर रहे हैं उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और खुद उस पॉइंट के ऊपर भी फंक्शन की जो वैल्यू है वो इक्वल होनी चाहिए, तभी उस फंक्शन को हम कंटिन्यूअस या सतत कह सकते हैं। तो दोस्तों इसकी हम डेफिनेशन बनाने की अगर बात करें तो कुछ इस प्रकार से हम इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं कि कोई फलन अपने प्रांत को अपने यहाँ डी मान सकते हैं, डोमेन से लिया ये, कोई फलन अपने प्रांत डी में किसी बिंदु पर संतत होगा। कब? केवल और केवल
लिमिट x टेंड्स टू 0 या a मान लें यहाँ पे कॉमनली, x टेंड्स टू a f(x), लिमिट x टेंड्स टू a f(x) का जो मान है वो fa के बराबर हो, या इसको अपने ऐसे भी लिख सकते हैं, अर्थात एफ जी ए लेते हैं तो एफ ए माइनस 0 इक्वल टू एफ ए प्लस 0 इक्वल टू एफ ए। तो कुल मिला के ये चीज़ हमारे पास आई, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट, सॉरी ये साइड आ जाता है, लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट और उस फंक्शन का मान। जब ये तीनों चीज़ें आपस में इक्वल होंगी तो उस फंक्शन को हम कहेंगे कि फंक्शन जो है वो हमारा कंटिन्यूअस है। अब दोस्तों इसके बाद हमारे पास आता है कि कोई फंक्शन जो है किसी पॉइंट पे सतत है अथवा नहीं है, इसका पता तो हम इस प्रकार से लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू निकाल के पता लगा लेंगे। लेकिन अगर हमें सातत्य की जांच किसी बिंदु पे ना करके किसी अंतराल में करनी हो, या हमें इंटरवल दिया हो, जैसे इंटरवल दिया हो, उसमें हमें जांच करनी हो, तो उसका हम कैसे पता लगाएंगे। उसके लिए हम समझ लेते हैं दोस्तों कि यहाँ हमारे पास 2 प्रकार के अंतराल होते हैं, 2 नहीं 3 प्रकार के। जैसे पहला हो गया विवृत अंतराल, या जिसको हम ओपन इंटरवल भी बोलते हैं, ओपन इंटरवल। दूसरा अंतराल हो गया हमारे पास संवृत अंतराल, या जिसको हम बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। और तीसरा अंतराल हो गया हमारे पास अर्ध संवृत अंतराल या अर्धविवृत अंतराल, अर्ध संवृत या अर्ध विवृत अंतराल। तो विवृत अंतराल में हम कैसे लिखते हैं, जैसे हमारे पास a, b कोई इंटरवल है तो ये ओपन ब्रैकेट लगाते हैं हम, ठीक है। इस ओपन ब्रैकेट का मतलब क्या है, नंबर लाइन पे अगर इसको हम देखें, ये हमारा पॉइंट A है, ये हमारा पॉइंट B है, तो इसके अंदर हमारे पास ये यहाँ से आने वाला है, इस A से लेके इधर ये वाली वैल्यू आने वाली है यहाँ से लेके A से लेके B तक। लेकिन इसमें खास बात क्या है, खास बात ये है कि A वाला जो पॉइंट है वो इंक्लूड नहीं है, B वाला पॉइंट है वो इंक्लूड नहीं है, तो वहाँ पे हम ये सर्किल बना देते हैं। दूसरा हमारे पास है क्लोज्ड इंटरवल का मतलब A, B, ये दो इस तरीके से ये स्क्वायर ब्रैकेट से क्लोज्ड होता है। इसका हम ग्राफ देखें तो ग्राफ के अंदर जैसे A और B वापस वही पॉइंट ले लिए, अब इसके अंदर ये वाला A वाला पॉइंट भी इंक्लूड होता है और B वाला पॉइंट भी इंक्लूड होता है, और साथ में ये लाइन भी होती है। समझ गए दोस्तों। उसके बाद तीसरा आता है अर्ध संवृत या अर्ध विवृत अंतराल। तो इसका मतलब हो गया कि या तो 2 केस होंगे, या तो A वाली साइड ओपन होगा, B क्लोज्ड होगा, या फिर A वाली साइड क्लोज्ड होगा और B वाली साइड ओपन होगा, ठीक है। तो इसका भी ग्राफ आप इजीली अब ड्रा कर सकते हो। A, ये B,
ए की तरफ ओपन है तो ये सर्किल आएगा, और ये बी की तरफ जो है वो क्लोज्ड है तो इधर ये ऐसे डॉट आएगा। और दूसरा नीचे वाले में ए और बी बनाएं तो ए की तरफ क्लोज्ड रहेगा, ए की तरफ आपका पॉइंट आएगा, इंक्लूड करना है ए को साथ में, और बी को इंक्लूड नहीं करना है तो ये बी के ऊपर सर्किल आएगा और ये लाइन आएगी। तो अंतराल के अंदर दोस्तों इस प्रकार से हमें ये अंतराल दिए रहते हैं, ठीक है। अब जैसे बात करें अपने विवृत अंतराल के अंदर फंक्शन जो होगा वो संतत है या असंतत है, उसके लिए हम क्या परिभाषा बना सकते हैं इसके लिए। तो परिभाषा हमारे पास ये रहेगी कि कोई भी, यहाँ लिख लेता हूँ मैं, विवृत अंतराल, विवृत अंतराल में सातत्य की परिभाषा रहेगी हमारे पास, कोई फलन f(x) अपने प्रांत, ये लिखने में थोड़ी मिस्टेक हो जाती है, अपने प्रांत D के विवृत अंतराल a, b में संतत कहलाएगा जब वह उस अंतराल में प्रत्येक बिंदु पर संतत हो। अर्थात कोई भी फंक्शन जो भी विवृत अंतराल दे रखा है उसमें संतत कहलाएगा। कब कहलाएगा? जबकि उस विवृत अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर वो संतत हो। उसके बाद संवृत अंतराल की बात कर लेते हैं। संवृत अंतराल के लिए हमारे पास तीन चीज़ें रहेंगी। कोई भी अगर इसकी डेफिनेशन अपने लिखना चाहें तो कोई फलन f(x) अपने संवृत अंतराल में संतत कहलाएगा यदि, अब इसमें कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि यदि वह a, b यानी कि ओपन इंटरवल a, b में संतत हो। अर्थात इसको हम डायग्राम से समझें तो जैसे ये हमारे पास a है और ये हमारे पास b है, तो यानी कि ये जो आपकी बीच वाली लाइन है, ये यहाँ से a और b को इंक्लूड नहीं करते हुए ये जो हमारी बीच वाली लाइन बन रही है, इनके प्रत्येक बिंदु पर क्या हो, वो संतत होना चाहिए, पहली कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन ये है कि बिंदु A के दाईं ओर से संतत हो, दाईं ओर से संतत का मतलब ये बिंदु आपको A दे रखा है, ये आपको बिंदु A दे रखा है, यानी कि इस बिंदु पर इधर से संतत होना चाहिए, ठीक है, दाईं ओर से संतत हो। और इसी प्रकार से तीसरी कंडीशन ये है कि
बिंदु बी के बाईं ओर से संतत हो, बाईं ओर से संतत हो। ये जो आपका बी पॉइंट दे रखा है, इस बी पॉइंट पे बाईं ओर से संतत होना चाहिए। जब ये तीनों चीज़ें हमारे पास आ जाएंगी, इसका मतलब जो फंक्शन एफ एक्स हमें दिया रहेगा वो समवर्त अंतराल में संतत हो जाएगा। अब हम संतत फलन के कुछ उदाहरण ले लेते हैं। जैसे जो संतत फलन हैं उसके कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कौन कौन से फंक्शन जो हैं वो संतत होते हैं। सारे तो हम नहीं ले सकते हैं, लेकिन कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले लेते हैं। जैसे हमारे पास फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स, ये हमारे पास फंक्शन दे रखा है जो कि संतत होता है। इसका ग्राफ आप देखोगे तो कैसे बनेगा, इसका ग्राफ इस तरीके से होता है, ये बिल्कुल यहाँ से लाइन जाती है ऐसे, ठीक है। एफ एक्स यानी कि जो आपका एफ एक्स दे रखा है एक्स, एफ एक्स को अपने क्या मान सकते हैं, वाई। तो एक तरह से वाई क्या हो गया, वाई इक्वल टू एक्स हो गया। जितना मान आप एक्स का पुट करोगे, जैसे ये 1 2 3 1 2 3, ये 1 एक्स का इनपुट आपने दिया तो ये आपको 1 ही मिलने वाला है। 2 इनपुट दिया तो आपको 2 मिलने वाला है, ठीक है। तो ये फंक्शन हमारा क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। अगर x का मान आप माइनस में दोगे तो ये ऐसे इधर ऐसे जाएगा, -1 देंगे तो ये यहाँ पे -1 पे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन हो गया एफ एक्स इक्वल टू एक्स, जो कि कंटिन्यूअस है। अब दूसरा फंक्शन हम ले लेते हैं जो कि आपके बुक में ही दे रखा है, अचर फलन। कौन सा, अचर फलन। अचर फलन कैसे होता है, एफ एक्स इक्वल टू सी। तो इसका ग्राफ किस प्रकार से होता है, ये आपका ग्राफ इसमें जैसे ये अगर ये पॉइंट अगर सी है तो इस प्रकार से लाइन आती है कि आप x का इनपुट कुछ भी दे दो, x का इनपुट आप 0 दो तो c मिलेगा, 1 दोगे तो भी c मिलेगा, 2 दोगे तो भी c मिलेगा, -1 दोगे तो भी c मिलेगा। यानी कि x जो फंक्शन दे रखा है उसके डोमेन के प्रत्येक पॉइंट पे इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, c ही आने वाली है। इसलिए ये हमें x अक्ष के समांतर एक ऐसे लाइन मिलेगी। तो ये भी फंक्शन हमारा क्या है, कंटिन्यूअस ही रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका बहुपद फलन। ये आ जाता है हमारा बहुपद फलन। अब बहुपद फलन को हम कैसे लिखते हैं कि जैसे इस प्रकार से लिखते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू a0 a1x प्लस a2 एक्स स्क्वायर a3 एक्स क्यूब डॉट 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 an x की पावर n। ये हमारे पास बहुपद फलन की जो व्यापक समीकरण है। अब इस बहुपद फलन को समझने से पहले हम इसके एक छोटे से पार्ट को समझ लेते हैं। जैसे यहाँ से लेके हम इतने पार्ट को अगर लें तो हमारे पास जैसे बन जाएगा एफ एक्स इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ये हमारे पास रैखिक समीकरण हो गई। क्या हो गई, रैखिक समीकरण, ठीक है। तो रैखिक समीकरण ये है, तो इसका हम ग्राफ अगर ड्रॉ करें तो ग्राफ हमें कैसे मिलने वाला है, एक्स अक्ष का आप इनपुट दोगे एक्स अक्ष का इनपुट दोगे, एक्स मैंने 0 किया, एक्स 0 किया तो y इक्वल टू एफ एक्स ए प्लस बी एक्स। एक्स को 0 किया तो y का मान क्या मिला, a मिला, ठीक है। अगर मैं इस पॉइंट को a ले लूँ तो x का मान 0 तो मुझे
ये पॉइंट मिला ए वाला, ये ए पॉइंट मिल गया। और अगर मैं y को 0 करता हूँ, y को मैं 0 करता हूँ तो ये आ जाएगा मेरे पास ये 0, तो a प्लस बी एक्स, अर्थात यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू आई माइनस का a बटा b, जो कि y 0 करने पे x का मान माइनस a बटा b इस लाइन पे यहाँ कहीं होएगा। तो मान लिया कि वो पॉइंट यहाँ पे है माइनस a बटा b, तो ये इस प्रकार से ये लाइन हमारे पास आएगी इस पॉइंट को क्रॉस करते हुए, यहाँ से ये लाइन आएगी ऐसे। तो ये जो हमारा बहुपद फलन हो गया रेखिक समीकरण का, ये भी हमारे पास संतत फलन है। अब हम अगर मान लो द्विघात समीकरण ले लें, एक्स स्क्वायर वाला अगर साथ में लेके चले कोई, इसका फंक्शन का देखें, द्विघात समीकरण ले लें, है ना। ये एफ एक्स जानते हो आप कैसी होती है द्विघात समीकरण, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस प्रकार का होता है। तो इसका ग्राफ आप जानते हो किस प्रकार का बनता है, ये ऐसे बनता है ना, इस प्रकार से जैसे ये पैराबोला बनता है ना। अब इन ए और बी और सी की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि ये पैराबोला आपका कहाँ बनेगा। तो ये जो पैराबोला बना ये भी आपका कंटिन्यूस होता है, इसको बनाने में हमें कहीं भी पेन को उठाना नहीं पड़ता है। उसके बाद जैसे आगे हमारे पास आ जाते हैं जैसे त्रिकोणमितीय, ये कहाँ तक हो गए थे, हाँ, तो उसके बाद अपने दो हो गए थे क्या, तीसरा ले लेते हैं त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन जो वो सारे कंटिन्यूस नहीं होते हैं, लेकिन कुछ फलन जैसे साइन एक्स और कोस एक्स ये आपके कंटिन्यूस फलन में आते हैं। जैसे अपने साइन एक्स का ग्राफ की बात करें तो हम जानते हैं कि साइन एक्स का जो ग्राफ है वो इस प्रकार से चलता है, 0 पे 0 होता है, फिर पाई बाई 2 पे ये आपका पाई बाई 2, ये पाई माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई, पाई पे जैसे 1 पे पहुंच जाता है ये -1, ये यहाँ पे 1 पे आ जाता है, फिर इस पे 0, फिर इधर इधर ऐसे चलता रहता है, इधर भी -1 0 ऐसे कंटिन्यू चलता रहता है ना। और कोस एक्स के ग्राफ भी हम पहले ही देख चुके हैं कि वो भी कंटिन्यूस ही है। कोस एक्स का ग्राफ ये 0 पे तो यहाँ होता है, 0 पे आपका 1 मान देता है और पाई बाई 2 पे 0 हो जाता है। तो यहाँ से इस प्रकार से चलता है, इस प्रकार से ऐसे ऊपर नीचे होता रहता है। और इधर भी ठीक है। कुल मिला के ये साइन का जो मान है 1 से लेके -1 के बीच में रहता है। ये हमें ध्यान में रखने वाली बात है जो कि हमें सवाल में भी काम में आएगा। हम जानते हैं कि जो साइन एक्स और कोस एक्स है उसकी रेंज -1 से लेके 1 तक क्लोज्ड इंटरवल में होती है ना, और दोनों का जो डोमेन है वो रियल नंबर ही होता है। उसके बाद और फंक्शन की बात करें तो और फंक्शन हमारे पास आ जाता है जैसे चरघातांकीय फलन। चरघातांकीय फलन जैसे ex हो गया है ना, ax हो गया, ये सारे के सारे चरघातांकीय फलन है। और इनके ग्राफ किस प्रकार से बनते हैं, इनके ग्राफ थोड़ा बहुत आइडिया आपको मैं दे दूं तो इनका ग्राफ ऐसे आता है, यहाँ से होता हुआ ये यहाँ से आते हुए ऐसे आता है, ऐसे इस प्रकार से आता है चरघातांकीय फलन का।
यानी कि ये जो एक्स अक्ष है, इस एक्स अक्ष को ये टच नहीं करते हैं, लेकिन ऐसे ऐसे इसके पैरेलल चलते रहते हैं, बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे भिड़ गए, लेकिन ये भिड़ते नहीं हैं। ठीक है, तो ये भी कंटिन्यूस ही होते हैं। उसके बाद अपने नेक्स्ट बात करें लॉगरिथमिक फलन, है ना, यानी कि लॉग वाले फलन। तो log x का किस प्रकार से बनता है ग्राफ, उसका ग्राफ कुछ ऐसा आता है, यहाँ से चलता है और ये ऐसे इस y अक्ष के बिल्कुल पास पास चलता है, इसके पास पास। ठीक है, भिड़ता नहीं है, बिल्कुल y अक्ष के पास चलता है ना, log ex का जो आपका ग्राफ है। इसमें ये है कि x का मान जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि log का जो मान है माइनस वाली वैल्यू पे जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि इसका ग्राफ जो है वो पॉजिटिव साइड में ही रहता है। ठीक है, तो उसके बाद अगला फलन आता है हमारे पास, ये निरपेक्ष मान फलन, निरपेक्ष मान फलन, जिसको हम मॉडुलस भी कहते हैं, है ना। ये ऐसे मोड एक्स की डेफिनेशन आप जानते हो कि मोड एक्स का मतलब इस प्रकार से होता है कि x लेस देन इक्वल टू 0 हो तब तो इसका मान आता है -x, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो तब इसका मान आता है पॉजिटिव x। ठीक है, और इसकी वैल्यू अपने जानते हैं कि इसके अंदर आप कुछ भी मतलब इनपुट कराओ, ये पॉजिटिव आपको वैल्यू देता है। लेकिन यहाँ पे ये बात ध्यान रखने वाली है कि यहाँ लिमिट में हम जब इनिक्वलिटी x लेस देन 0 लेंगे तो ये आउटपुट में क्या देगा, माइनस का x देगा, और जब इनिक्वलिटी अपने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी तब ये आउटपुट क्या देगा, x देगा। इसके ग्राफ की अगर बात करें तो ग्राफ हमारे पास इस तरीके का है। ठीक है, इनपुट हमारा जब x पॉजिटिव है तो ये इस प्रकार से ये लाइन आएगी, जब इनपुट हमारा नेगेटिव है तो ये लाइन इस प्रकार से आएगी। ठीक है, तो ये ग्राफ भी हमारा जो है वो बिल्कुल कंटिन्यूस ग्राफ है। ठीक है, सतत फलन ही है ये। अब उसके बाद दोस्तों सतत फलन के हमने बहुत सारे एग्जाम्पल जो हैं वो देख लिए, उनके ग्राफ भी थोड़े बहुत समझ लिए। अब उसके बाद हम बात करने वाले हैं कुछ असंतत फलन की। असंतत जो फलन हैं वो किस टाइप के होते हैं वो भी हमें थोड़े बहुत ध्यान में होने चाहिए। तो असंतत फलन की डेफिनेशन की बात करें तो हम ऐसा बना सकते हैं इसकी डेफिनेशन कि कोई फलन f(x) अपने प्रांत D में असंतत कहलाएगा जब वह अपने प्रांत के मतलब कम से कम एक बिंदु पर असंतत हो। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि कोई भी फंक्शन अगर उसका ग्राफ किसी एक भी पॉइंट पे अगर टूटता है तो उसको हम कहेंगे वो फलन संतत नहीं है। और अगर हम लिमिट के हिसाब से देखेंगे तो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का उस पॉइंट पे मान, ये तीनों जो है वो आपस में इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, अब ऐसे कुछ अपने फंक्शन देख लेते हैं कि ऐसे फंक्शन कौन कौन से होते हैं। तो बुक में हमारे पास एग्जाम्पल भी दे रखे हैं। जैसा इसमें पहला फलन जैसे आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, कौन सा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन।
जिसको अपने हिंदी में बोलते हैं महत्तम पूर्णांक फलन। महत्तम पूर्णांक फलन। हाँ दोस्तों, महत्तम पूर्णांक फलन के बारे में हम क्या जानते हैं कि ये क्या करता है कि इसके अंदर आप कोई जैसे 2.1 आपने इनपुट कराया, तो ये क्या करता है महत्तम पूर्णांक फलन कि अपना जो ये नंबर लाइन पे हमने लिखा 1 2 3, जैसे हमने ये पॉइंट है 2.1, ये वैल्यू इसके अंदर इनपुट कराई, तो अपने से पहले की वैल्यू वाले, जो पहले की वैल्यू वाली ये सारे मान है, पहले की वैल्यू में जो ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा है 2, तो ये इस 2 का मान हमें देगा। अगर हमने यहाँ इनपुट कराया 1.999 जो भी इनपुट कराया, तो इससे पहला इंटीजर क्या हुआ, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, तो ये 1 हमें देगा। ठीक है। इसी प्रकार से अगर नेगेटिव नंबर की बात करें, -2.1 जैसे इनपुट कराया, तो ये रिजल्ट हमें -3 देगा। हाँ दोस्तों, अब इसको आप वैसे समझोगे तो समझ नहीं आएगा, लेकिन इसको आप इस नंबर लाइन पे समझो कि जैसे ये 0 1 2 -1 -2 -3, इस प्रकार से ये नंबर लाइन है। मैंने यहाँ लिखा -2.1, ये आपका 2 है, ये मान लो ये पॉइंट आपका मान लो -2.1 है, ये पॉइंट है। ये पॉइंट अगर -2.1 इनपुट कराएंगे तो ये रियल नंबर पे जस्ट पहले वाला जो पूर्णांक है, पहले वाला जो महत्वपूर्ण पूर्णांक क्या आ रहा है 3, ये 3 रिजल्ट देता है। ये तो हमने इसके बारे में, फंक्शन के बारे में देखा कि ये इनपुट किस प्रकार का हमारे को देता है। अब इसके असंतत होने के बारे में अगर इसका हम ग्राफ यहाँ पे बनाएं, तो ग्राफ कुछ इसका ऐसे बनता है, इस प्रकार से ऐसे आता है, समझ गए। तो ये देखो आप जगह जगह टूट रहा है, क्योंकि आप लोग देख पा रहे हो कि 1 इनपुट देने पे मान लो इसने ये वैल्यू दी, 1 की वैल्यू दी। अब ये 1.9 तक क्या करेगा, ये 1 की वैल्यू ही देगा, समझ गए। फिर जैसे यहाँ पे अगला पॉइंट जैसे 2 आ जाएगा, इस 2 पे ये मान क्या दे देगा, 2 पे ये फिर मान क्या दे देगा, आपको 2 दे देगा। फिर 2 से चलते 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 2.9 तक ये आपको 2 ही देगा। फिर आगे जब 3 वाला पॉइंट आएगा, उस 3 वाले पॉइंट पे जाके 3 के इक्वल आएगा। तो यानी कि इसका ग्राफ क्या ऐसे टुकड़ों में टूटता जाता है। तो ये जो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये आपका असंतत फलन होता है। मुख्य रूप से आप इसको मोटे तौर पे याद रख सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर जैसे हम जानते हैं कि tan x और sec x, इनका जो डोमेन होता है हमारे पास, यानी कि x बिलोंग कहाँ करता है, रियल नंबर -2n + 1 π/2, ये इनका डोमेन होता है दोनों का। ठीक है। यानी कि tan x और sec x के ग्राफ के अंदर ये जो π/2 के जो भी जितने भी मल्टीपल हैं, जितने भी गुणांक हैं, वहाँ सारे के ऊपर tan x और sec x का जो ग्राफ है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। जैसे हम tan x का अगर ग्राफ देखें, तो tan x का ग्राफ कुछ ग्राफ पे बनाएं तो ऐसे बनता है, जैसे ये π/2 है,
है ना। ये पाई है, सॉरी ये आपका पाई है, ये आपका -π/2 है, ये पाई है। तो 10x ग्राफ ऐसे आता है, ये यहाँ से इस पाई वाली लाइन को बिना टच कर, π/2 वाली लाइन को बिना टच करे हुए इस π/2 वाली लाइन के साथ साथ चलता है। यानी कि ये जो आपकी π/2 वाली लाइन है इसको ये टच नहीं करता, इसके बराबर बराबर चलता है, ऐसे इधर, ठीक है। और इसी प्रकार से यहाँ ये आगे नेक्स्ट 3π/2 आएगा, 3π/2 यहाँ से भी ऐसे ही आएगा, इसके साथ साथ आएगा और यहाँ से 0 होता हुआ इस π/2 वाली लाइन के साथ। समझ गए? तो इसमें एक्चुअल में हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि ये जो π/2 3π/2 इधर -π/2 -3π/2 इन पे जो ग्राफ यानी कि एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो इसलिए इसके डोमेन के अंदर क्या किया जाता है कि r-2n+1 π/2 अपने कम करते हैं। कम करने का रीज़न यही है, ठीक है, क्योंकि इस पे π/2 के मल्टीपल गुणांक की जगह वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि ये जो दोनों आपके 10x और sec(x) के फंक्शन है, ये x बिलोंग्स टू कहाँ नहीं करते, ±π/2 ±3π/2 इसी प्रकार से सारे मल्टीपल π/2 के, वहाँ पे 10x और sec(x) वाले फंक्शन जो है वो असतत होते हैं, क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। उसी प्रकार नेक्स्ट और त्रिकोणमितीय फलन देखें तो cot x और cosec x, cot x और cosec। अब cot x और cosec x के डोमेन की बात करें तो इनका डोमेन r-n π होता है, इनका डोमेन r-n π, यानी कि ये पाई के जहाँ भी आपको पाई के मल्टीपल आएंगे वहाँ पे ये एग्जिस्ट नहीं करता। अगर अपने कोट x का ग्राफ बनाए तो इस प्रकार से बनेगा, जैसे ये 0 π/2 पाई -π/2 माइनस का पाई, तो ये जो पाई के मल्टीपल जैसे यहाँ से चालू होगा तो ये ऐसे आएगा, इस तरीके से आता हुआ π/2 पे 0 हो करके ये 0 के साथ ऐसे इधर बराबर बराबर चलेगा। यहाँ से शुरू होगा तो ये ऐसे आएगा, यहाँ से आते 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 π/2 पे 0 होके इस पाई के साथ ऐसे चलेगा। यानी कि ये पाई के मल्टीपल आएंगे वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। ये आपका कोट x का ग्राफ हो गया। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि कोट x का ग्राफ जो है वो पाई के मल्टीपल पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, अगर यानी कि इसका मतलब वो असंतत हो गया। इसी प्रकार से अगर हम कोसेक की बात करें तो कोसेक x का जो ग्राफ है वो अगर यहाँ बनाएं तो वो कुछ ऐसा बनेगा, 0 π/2 पाई -π/2 पाई। तो इसका ग्राफ यहाँ से चलता है ऐसे, ये 0 के साथ बराबर आते आते ये 1, ये आपका -1, 0 के साथ ऐसे आते 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 ये यहाँ पे π/2 पे 1 हो जाता है और फिर ये पाई के साथ ऐसे ऊपर चला जाता है, ये जो पाई बड़े मान पे, ठीक है। ये आपका 3π/2, फिर ये 2 पाई, फिर इसके साथ यहाँ से नीचे से चलता है, यहाँ से चलता है बराबर आते 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 ये -1 के साथ होकर के इधर चला जाता है, ऐसे इस तरफ, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कोसेक x जो है उसका ग्राफ भी जहाँ जहाँ पाई के मल्टीपल आ रहे हैं वहाँ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ना,
एग्जिस्ट, ये देखो इधर माइनस की तरफ देखेंगे तो भी वो ऐसे आएगा, ये -π/2 पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, इधर बराबर बराबर चलेगा। तो दोस्तों हमने त्रिकोणमिति के अंदर ये कुछ फंक्शन देख लिए है ना, जो कि असतत है। अब त्रिकोणमितीय फंक्शन के अंदर ही अगर हम यहाँ पे sin x का लें, वैसे तो sin x जो है वो आपका कंटिन्यूस होता है, लेकिन sin के अगर इनपुट 1/x का दे दिया जाए और x को अगर 0 कर दिया जाए, यानी कि x बराबर 0 पे इसकी सांतता को देखें तो वो आपका असतत हो जाता है। ऐसे ही कोस में भी होता है, कोस 1/x पे जो है x = 0 पे ये असतत होते हैं। क्यों? क्योंकि साइन के अंदर जैसे 1/0 का इनपुट मिलेगा तो ये साइन इन्फिनिटी हो जाएगा। साइन इन्फिनिटी का ग्राफ जो है वो इन्फिनिटी आएगा, ठीक है ना। यानी कि एक तरह से ये वैल्यू तो आपको देगा, वैल्यू आपको क्या देगा, -1 से 1 के बीच में कोई एक परिमित राशि देगा। तो ऐसे ही कोस में होगा, तो यानी कि इसका मान 1/x = 0 पे ये असतत हो जाते हैं, कंटिन्यूस नहीं रहते हैं। उसके बाद हम बात करें तो हमारे पास आगे फंक्शन आता है, जैसे फंक्शन e⁻1/x, इसमें भी x का इनपुट 0 दे दिया जाए तो ये e⁻∞ हो जाता है, ये भी असतत हो जाता है, ठीक है। और फंक्शन बात करें अपने प्रतिलोम फलन की, प्रतिलोम फलन 1/x का, है ना, तो इसको भी अगर x = 0 पे इनपुट दिया जाए तो ये भी असतत हो जाएगा। तो दोस्तों हमने अभी तक असतत फलनों के बारे में देखा कि कौन कौन से मुख्य जो फंक्शन है वो असतत होते हैं। अब हम संतत फलनों के कुछ गुण धर्मों के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि सतत फलनों के गुणधर्म। गुणधर्म में हम देखें तो हमारे पास अगर कोई दो फंक्शन जो हैं f(x) और g(x), दोनों जो हैं वो सतत है, अपने अपने प्रांत में सतत है, तो क्या होगा, फंक्शन f(x) का ±g(x) के साथ ये भी सतत होगा, फंक्शन f(x) का g(x) के साथ मल्टीप्लाई ये भी सतत होगा, ठीक है। और बात करें फंक्शन f(x)/g(x) का, तो ये भी सतत होगा, लेकिन इसके लिए कंडीशन है, कंडीशन क्या है कि g(x) जो है ≠ 0 होना चाहिए। उसके बाद हम ये भी देख सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई दो फंक्शन दे रखे हैं f(x) और g(x), तो उसका अगर हम संयुक्त फलन निकालें, संयुक्त फलन ज्ञात करें, जैसे f(g) है ना, या g(f), तो ये भी क्या होंगे, सतत ही होंगे, सतत ही होंगे। और इसके डोमेन क्या होंगे, वो इस संयुक्त फलन के फंक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। जैसे f(g) में हम लिखते हैं कि फंक्शन ये g(x) लिखते हैं, है ना, तो यहाँ पे इनपुट किसका दिया जा रहा है, g(x) का। तो जो आपका सतत फंक्शन बनेगा उसमें इस g(x) का डोमेन किसका रहेगा, इस g(x) का रहेगा। अगर हम फंक्शन ये g(f) बना रहे हैं तो उसमें जो सतत फलन आपका रहेगा, संयुक्त फलन बनेगा, उसका डोमेन रहेगा आपका f का, ठीक है। तो दोस्तों हमने अब जो आपका सातत्य वाला जो चैप्टर है, इसकी मुख्य जो थ्योरी है वो हमने पढ़ ली है, ठीक है।
अब इसके आधार पे आगे वाले जो क्वेश्चन है वो हमें करने हैं। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो इस वीडियो में बस मैं यहीं पे इसको एंड करना चाहूँगा। इस एक्सरसाइज 6.1 के जो क्वेश्चन है वो आने वाली नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने सॉल्व करेंगे। तो धन्यवाद, आप लोग अब तक मेरे साथ बने रहे। अगर आप लोगों ने डिजिटल मैथ्स क्रांति को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों। जय भारत, जय भीम।